अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। 28 अप्रैल 2024 एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के जरिए इसहाक डार साहब जो कि इस वक्त वजीर खारजा हैं, उनको डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया। आखिर ये क्यों किया गया और इसका मकसद क्या था? यकीनी तौर पर एक मकसद तो सियासी था, लेकिन क्या सियासी मकासद हासिल करते करते नून लीग कोई गलती कर बैठी? क्या कोई आईनी तौर पे कोई ऐसा काम हो गया जो शायद आइन में गुंजाइश ही नहीं थी? आज इस हवाले से सिंध हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त भी हुई और उसमें हमने देखा कि एक इस हवाले से सुनवाई भी की गई कि क्या वजीर आजम के तौर पे, डिप्टी वजीर आजम के तौर पे इसहाक डार साहब फाल होंगे या नहीं। क्या ये ओहदा आईनी है और गैर आईनी है? क्या पाकिस्तान के आइन में इस हवाले से कोई किसी किस्म की गुंजाइश भी पाई जाती है या नहीं? इस हवाले से जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है वो हमारे साथ मौजूद है। तारिक मंसूर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इस दरख्वास्त का मकसद क्या था और जो डिप्टी वजीर आजम का जो ओहदा है, जो इस वक्त एक मौजूद बहस बना हुआ है, आखिर इसकी वजूहत क्या है? तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप स्टूडियोज तशरीफ लाए और आपने वक्त दिया। सिंध हाईकोर्ट में आपने एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें आपका बेसिक एक सवाल यह है कि जो डिप्टी वजीर आजम है वो आइन में शायद उसका कोई ओहदा ही नहीं है। इज इट राइट? जी बिल्कुल। क्या मतलब तो फिर ये कहा जाए कि जो इसहाक डार साहब की तैनाती है वो गैर आइनी है, या क्या कहा जाएगा इसको? देखिए 28 अप्रैल 2024 को वफाकी हुकूमत कैबिनेट सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसकी वर्डिंग कुछ इस तरह होती है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है इसहाक डार को, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको तफ़वीज़ किया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट टिल फर्दर ऑर्डर्स। ना किसी सेक्शन का हवाला है उसमें, ना किसी रूल्स ऑफ बिज़नेस का हवाला है उसमें, ना कोई आइनी कोई ऐसी प्रोविज़न है जिसके तहत वो डिजिग्नेट किया गया है या उसका पैराग्रेटिव वो रखते हैं। हमने ये बात जो है जब इसको देखा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, तो हमने इसको लॉन्ग ब्रॉडर पिक्चर में देखा। गवर्नेंस के इशूज़ पे लोग कहते हैं कि इसको किस तनाजुर में देखा, तो मैं कहता हूँ गुड गवर्नेंस। किसी भी मुल्क का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, अब पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। आर्टिकल 90 से लेकर 100 तक ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर गिवन है इसके अंदर। यानी वफाकी हुकूमत की हैयत क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। ये आइन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने 1973 में ये इसको डिज़ाइन कर दिया था। अब हुआ ये कि जब आइन के आर्टिकल 91 के अंदर एक प्रोविजंस गिवन है कि वफाकी हुकूमत का जो वज़ीर आज़म किस तरह इलेक्ट होगा, वज़ीर आज़म जो है वो चीफ होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, और जो कैबिनेट है और स्टेट मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स, ये जो है एक कैबिनेट को फॉर्म करेंगे और फिर वो कैबिनेट रन करेगी। और उसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस 99 के तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस मौजूद हैं, जो 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं। उसके तहत हर डोमेन, हर डिवीजन का मिनिस्टर कैसा रिस्पॉन्सिबल होगा, वज़ीर आज़म कैसे चलाएगा, ये तमाम चीज़ें उसमें कैटेगोरिकली गिवन है। इन तमाम चीज़ों के अंदर मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में 2016 में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि फेडरल गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ स्टेट होगा और वफाकी वज़ीर, ये मिलके एक गवर्नमेंट का शेप होती है। हुआ यूँ कि ये जो अब क्या बोलते हैं, इनका जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद दो इश्यूज़ होंगे। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हम ये देखते हैं कि स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 5A जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैबिनेट डिवीज़न की जो उसके अंदर गिवन है आपके रूल्स ऑफ बिजनेस में, वो उसके एक पूरा शेड्यूल गिवन है। उस शेड्यूल में कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई जिक्र नहीं है। उसका तमाम चीज़ों का लीड जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। अब यहाँ जब एक आदमी जिसका रोल ही मौजूद नहीं है, जब उसको आप इम्प्लांट करेंगे ऊपर से, तो एक केओस होगा तो एक फंक्शनल एनार्की पैदा होगी। फंक्शनल एनार्की पैदा होगी तो रिजल्टली एक बैड गवर्नेंस क्रिएट होगी, जिसका अल्टीमेटली सफ़र आपके 25 करोड़ आवाम होंगे। और इस केओस का जो फ़ायदा है वो कोई और ले जाएगा। तो यहाँ हमने इसको एज ए पब्लिक मैटर और एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर समझते हुए हमने फौरी तौर पर इसमें जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल की और हमने अदालत से इस्तदा की कि आइन के आर्टिकल 52 के तहत ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट मौजूद है 5 मेंबर की और 6 मेंबर की 2011 में भी, कि ओबीडियंस टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवॉल्युबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन, इवन अ पर्सन हु इज रूलिंग द कंट्री, ही इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमांडमेंट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांडमेंट्स आइन में गिवन है वो इवन प्राइम मिनिस्टर भी बाईपास नहीं कर सकता और चीफ मिनिस्टर भी बाईपास नहीं कर सकता। तो यहाँ जो है कैबिनेट सेक्रेटरी एक वज़ीर आज़म के कहने पे आइन को बाईपास करते हुए एक नया ओहदा क्रिएट करता है। हालांकि उसूलन अगर उनको नया ओहदा क्रिएट करना होगा तो आइन के आर्टिकल 238 और 239 के तहत एक अमेंडमेंट बिल लाना होगा और 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करके फिर उसको अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये
ये आपकी प्लीज थी। आज मैं चाहूंगा ये भी बता दें, आज आपकी इस हवाले से इब्तदाई समाअत भी हुई सिंध हाई कोर्ट में। आज का क्या मैटर रहा, मुझे देखिए हमारे इसमें जो आज इब्तदाई समाअत हुई उसके अंदर हमने अदालत ने हमसे ये पूछा कि तारिक साहब 2012 के अंदर भी जो है नायब परवेज़ इलाही जो है नायब वज़ीर आज़म रहे हैं, तो हमने उसमें कैटेगोरिकली ऑनरेबल अदालत को बताया, क्योंकि आज चीफ जस्टिस तो मौजूद नहीं थे, तो इंटरिम बेंच थी। इंटरिम बेंच जो होती है बेसिकली उसका काम जो होता है सिर्फ एक मतलब खानापुरी की बेंच होती है, क्योंकि वो रेगुलर हियरिंग नहीं कर सकती। रेगुलर हियरिंग वही बेंच करती है जो बेंच का जो लीड जज होता है। लीड जज क्योंकि आज एब्सेंट था तो चीफ जस्टिस साहब आज छुट्टी पे थे, तो जो इंटरिम बेंच है वो सिर्फ उसको डेट दे सकती है, उनकी डोमेन काम होता है। तो हमने उनको अदालत को बताया कि 2012 के बाद 2016 के अंदर मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया था, और ये जो चीज़ है कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 6 के तहत इस वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़माने में भी आती है। लेकिन तारिक साहब, एक गवर्नमेंट इनफैक्ट कल से बात जब से ये चल रही है तब से एक ही बात की जा रही है, माजी में पहले भी हो चुका, माजी में इसहाक डार साहब कोई फर्स्ट टाइम नहीं जो एक इस तरह से डिप्टी वज़ीर आज़म बने हो। पीपल्स पार्टी के दौर में शायद 2 दफ़ा ये हो चुका है, और पाकिस्तान की पूरी जो तारीख है उसमें 2 या 3 दफ़ा ये काम हो चुका है। वाई ओनली इसहाक डार साहब? क्या माजी में इस तरह का कोई केस अदालतों के सामने आया, कोई इस तरह की दरख्वास्त सामने आई? देखिए, राजा परवेज़ अशरफ जब वज़ीर आज़म थे 2012 में जून में, तो काफ लीग की उस वक्त उनकी कोalition चल रही थी, तो उस दौर में पॉलिटिकल कोalition को नवाजने के लिए काफ लीग के प्रेशर में आके राजा परवेज़ अशरफ ने परवेज़ इलाही को ये अहदा तफवीज़ किया था। सही है। उसकी मिसाल दी जा रही है कि जी क्योंकि 2012 के अंदर वो तफवीज़ हो गया, तो लिहाजा जो है 2024 के अंदर उसमें क्या कबाहत है। जब हमने इसकी बात रखी, जब कोर्ट के सामने जब हमने बताया कि आइन के अंदर ये कहीं मौजूद नहीं है, तो कोर्ट भी इसमें स्पीचलेस थी। कोर्ट को हमने रूल्स ऑफ बिजनेस दिखाया, कोर्ट ने वो भी देखे। कोर्ट ने आर्टिकल 90 भी देखा, 91 भी देखा, और चैप्टर 3 के अंदर कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर गिवन है। जो चीज़ इसके मास्टर प्रिंट में आर्किटेक्चर में गिवन है, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आर्टिकल 239 जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या डिप्टी वजीर आजम या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अल्फाज हमारे आइन की किताब में कहीं कोई मौजूद है, रूल्स बुक में? देखिए, आइन के अंदर, हमारे आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का वर्ड यूज है जो आर्टिकल 90 और 91 और दूसरी जगह मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, वो आर्टिकल 224 के अंदर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी नौयत इसमें मौजूद ही नहीं है। ना हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है इसके अंदर, ना इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। मैंने आपको कैटेगोरिकली बताया कि आईएनटी के आर्टिकल 90 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का वर्ड मौजूद है, 91 में प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। इस्तदा ये है, नून लीग कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में क्योंकि तरक्याती मामलात हैं, बहुत काम का प्रेशर है, वो मुल्क से बाहर होते तो डिप्टी वजीर आज़म अगर होगा तो मुल्क के मामला चला सकता है। तो क्या ये बताएं, अगर आप कह रहे हैं डिप्टी वजीर आज़म का ओहदा ही नहीं है, तो क्या वो सिग्नेटरी हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। आइन के आर्टिकल 238 239 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते, उसको बाईपास नहीं कर सकते, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई इमरजेंसी भी नहीं है। कानून के आइन के अंदर एक प्रोसीजर मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर आपको आइन के अंदर एग्जिस्टिंग हालत में कोई चीज़ अमेंड करनी है, ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, देन यू हैव टू ब्रिंग अ प्रॉपर बिल और उसको 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव कराना है। अब आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आइन की ओरिजिनलिटी को सामने रखूंगा। दूसरी अहम चीज़, हमारे पिटिशन के साथ हमने कोर्ट को भी बताया कि हमने तमाम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स लगाए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, मेंबर असेंबली के, गवर्नर्स के, और तमाम और जो जजेस के भी हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ओथ है उसमें सब में एक चीज़ कॉमन है लगाने का वजह ये थी कि आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। सब ने ये हल्फ उठाया। तो जो ये हल्फ उठाया गया है वही रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी हल्फ उठाया, एज अ मेंबर असेंबली भी, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी। अब वही प्राइम मिनिस्टर जब आइन की ही बरखिलाफ जाते हुए और उसको सबवर्ट करता है और उसमें अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड कर देता है, तो आर्टिकल 6 के तहत सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मर्तकब होता है। ये आप जो बात करें थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये तो एक कोलैप्स नजर आ रहा है मुझे। मैं जरा फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये 28 तारीख को जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया गैजेट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसको कॉपी किया गया सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कॉपी किया गया। ऑल फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड एक पूरी तवील फहरिस्त है। किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखिए, 25 करोड़ आवाम जब, अगर उसमें दो चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस
और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है, अफसोस से कहना पड़ता है। 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, हम ये तो कहते हैं कि आइन के जो आइन से खिलाफ वर्जी करेगा वो आर्टिकल 6 का मरतकब होगा, लेकिन अगर आप आर्टिकल 6 पढ़ें तो उसका कैटेगोरिकल लिखा है कि वो आर्टिकल 6 के तहत उस कार्रवाई का मरतकब होगा जो पार्लियामेंट जिस लॉ के तहत वो बनाएगी, और वो लॉ 1973 से लेकर आज तक बना ही नहीं। सही, यानी जो आइन को तोड़ेगा वो लॉ आज तक नहीं बना हुआ। सही, ठीक है। लेकिन फिर मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि वजीर आजम की बात आती है तो वजीर आजम इज इलेक्टेड पोजीशन। वजीर आजम बनने का एक पूरा प्रोसेस है कि आप नेशनल असेंबली के इलेक्शंस कराते हैं, फिर नेशनल असेंबली में एक इलेक्शंस होते हैं, वो अपना एक वजीर आजम का तयन करते हैं, उसको वो सिलेक्ट होता है, वो इलेक्ट होता है, इनफैक्ट सिलेक्ट तो नहीं होता, इलेक्ट होता है, और वो इलेक्ट होने के बाद बट इसहाक डार साहब की इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड वजीर आजम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिलेक्टेड वजीर आजम का कंसेप्ट ही नहीं है ना आइन के अंदर, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने। बट एज ऑफ नाउ तो सिलेक्टेड वजीर आजम है ना, कि ही इज सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हो ही नहीं सकते ना, आइन के तहत वो वजीर आजम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है वो। आइन में अगर कोई चीज प्रोविजन मौजूद ही नहीं है तो आप उसको कैसे मतलब मैं अगर ये जानूं कि डिप्टी वजीर आजम आइन में मौजूद नहीं, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस में मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, 1973 के फेडरल गवर्नमेंट रूल ऑफ बिजनेस में आज की तारीख तक कोई एक इसहाक डार साहब इज इन द ऑफिस इफ ही कैन नॉट साइन, इफ ही कैन नॉट डू एनीथिंग एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए ये बादी नजर में एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, किसी को नवाजने पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ये मेरा और आपका लैंड लॉ नहीं है, ये किसी पार्लियामेंट के लॉ नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है जो हाईएस्ट लेवल पे की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे की जा रही है। सही, जो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आइन के आर्टिकल 90 और 91 के तहत इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कैबिनेट है, और वो जो है प्रेसिडेंट को असिस्ट भी करता है। इसीलिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्रेसिडेंट को भी पार्टी बनाया। मैं एग्जैक्टली यही देख रहा था कि आपने ये इनको भी पार्टी बना दी, क्योंकि फेडरेशन के तहत वफाक जो है वो फेडरेशन की अलामत जो है उसमें प्रेसिडेंट का अहम रोल है। अगर वजीर आजम ऐसी कोई गलत हरकत करता है तो आइन के तहत प्रेसिडेंट अपने पावर एक्सरसाइज कर सकता है। यही नहीं, हमने सेक्रेटरी जनरल टू द नेशनल असेंबली को भी पार्टी बनाया कि वो ऐसी कोई चीज असेंबली में ना करने का पाबंद है, क्योंकि एज ए पब्लिक सर्वेंट ही इज ड्यूटी बाउंड that a public servant is duty bound to give sound and cogent reasons for any action or inaction. But sorry to interrupt, 28 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद आज 3 तारीख है, 5-6 दिन तो गुजर चुके हैं। बिल्कुल। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट के इंटरनल हमने कोई ऐसी मूवमेंट नहीं देखी, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हुई नजर नहीं आई, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट एग्रीड है और गवर्नमेंट आंखें बंद की हुई है। नहीं, देखिए ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं चल सकती। आइन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और ये ऑर्गेनिक होल है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप किसी ओरिजिनलिटी और इसकी वर्जिनिटी को आप ख़त्म कर देंगे। सही। अगर आप आइन को सस्पेंड करेंगे या उसको एब्रोगेट करेंगे या उसको सबवर्ट करेंगे, या सबवर्ट मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आइन में कई चीज़ जो चीज़ ऐड नहीं हुई, इवन अदालत भी, कोर्ट कैन नॉट ऐड इवन अ सिंगल वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट कैन ओनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही बात हमने आज कोर्ट के सामने रखी। एक चीज और, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है गुफ्तगू, मुझे एक चीज बता दें, इसहाक डार साहब को क्या इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है कि माजी में इस तरह की एक प्रैक्टिस है, क्या एक कोई प्रैक्टिस जो माजी में रही हो, क्या वो आइन बन सकती है? देखिए दो चीज़ें हैं, टू रॉन्ग्स आइन के अंदर, कानून के अंदर हमारे पास एक मैक्सिमम कहते हैं, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन थिंग राइट। सही है। दो गलत चीजें मिलके एक चीज दुरुस्त नहीं कर सकती। सही है। अगर 75 सालों से हमारी कौम को यही नहीं पता कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर 25 करोड़ लोग जून 2012 के किसी डिसीजन को बोलते हैं कि वो सही है, तो वो 2012 के अंदर हालात मैं नहीं जानता कि क्यों चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस 2016 PLD की लैंडमार्क जजमेंट में गवर्नमेंट मीन्स डिसाइड हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर और फेडरल कैबिनेट मिलके जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसमें कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त भी जिक्र नहीं। एक चीज और भी तारिक साहब जो मैं समझ सकूं कि एक वजीर आजम का ओहदा, क्योंकि पूरे प्रोसीजर के बाद आप पूरी कौम के वोट्स इकट्ठे करते हैं, फिर एक पार्लियामेंट फॉर्म होती है, पार्लियामेंट अपना वजीर आजम बनाती है। बिल्कुल, दैट मीन्स एक अवाम वजीर आजम बनाती है। डिप्टी वजीर आजम एक एडहॉक तैनाती है, एक सिलेक्टेड तौर पे सिलेक्ट करना कि आप मेरे वजीर आजम, उसका कोई अप्रूवल नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से काबीना की भी कोई सच अप्रूवल या मैक्सिमम काबीना की अप्रूवल होगी इससे ज्यादा। देखिए इसमें दो चीज़ें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसलिए भी नहीं है आइन के अंदर क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेलेक्ट होता है थ्रू मेजॉरिटी वेज ऑफ द असेंबली मेंबर्स। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो ओथ उठाता है, ओथ उठाने के बाद वो लीडर ऑफ द हाउस
नॉमिनेट होता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अगर प्रोविजन होता तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन का मैकेनिज्म उसमें गिवन बिल्कुल होता, ठीक है। उसकी जो है कितने वोट से वो इलेक्ट होता है वो भी गिवन होता, फिर उसका ओथ होता, ताकि अगर उस एब्सेंस में वो पावर एक्सरसाइज करेगा जैसे मलेशिया में होता है या दूसरे मुल्कों में, तो वो अकाउंटेबल भी होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी वो नहीं हो सकता, तो वो पर्क्स एंजॉय करे, वो ट्रैवल सब enjoy प्रिविलेजेस करेगा। ले, लेकिन वो अकाउंटेबल ना हो। अकाउंटेबल नहीं होगा और वो हर चीज़ को अपने पावर को मिसयूज भी कर सकता है, वो कहीं अकाउंटेबल भी नहीं होगा, ना वो आवाम को जवाब होगा, ना वो असेंबली को जवाब होगा अपने किसी भी डिसीजन का। वो वैसे भी जो शाहदार आजकल साहब के ज्यादा जवाब देने बिलीव रखते भी नहीं, लेकिन तरह साहब ये चीज और बता दें, चलें ये चीज होगी मैं यहाँ आपकी बात काटूंगा। मैं ये कहूँगा कि देखें, इसहाक डार साहब ने ये कोई कोशिश पहली नहीं है, और मेरी नॉलेज के मुताबिक इसहाक डार साहब ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी उसको लीड करने की कोशिश की और वहाँ भी जाने की कोशिश की कि किसी तरह वो उसके हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हेड हो जाए, लेकिन वो भी कोशिश भी नाकाम हो गई। लेकिन अब दरपर्दा उन्होंने कोशिश करते हुए, अपने कनेक्शन यूज़ करते हुए, यहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा बादल नखास्ता ले तो लिया, लेकिन वो आइन के तहत नहीं लिया। और वो जितने दिन इस ओहदे पे रहेंगे, दैट मींस ये आइन तरीके से उसको एब्रोगेट किया जा रहा है, ये एब्रोगेट किया जा रहा है और प्रेसिडेंट अब्यूज किया जा रहा है। और ये अगर प्राइम मिनिस्टर इस पर एक्शन नहीं लेता तो स्पीकर कौमी असेंबली, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर पे लाजिम है कि वो ऐसे किसी अहकामात को ना माने और उसके खिलाफ जो मेरा अगला सवाल ये, अगर ये जो चले हो गया, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हु इज द मैन इन चार्ज, या कौन वो 2 या 3 शख्सियात हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी तयन होती है कि इस तरह के काम को रोका जाए? देखिए, आइन के आर्टिकल 99 के तहत भी जो मुल्क का इस वक्त जो फेडरेशन का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। सही है। और बहुत सारे मामलात में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जवाबदेह है। सही। ऐसी किसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत 100% एम्पावर्ड है कि जब मुल्क में एक मशीनरी क्योस की तरफ, एग्जीक्यूटिव मशीनरी क्योस का शिकार हो रही हो, सही। और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया जा रहा सही। हो, उसको सबवर्ट किया जा रहा हो, उसको नई तरीके से इन्वेंट किया जा रहा हो विदाउट ब्रिंगिंग अ प्रॉपर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द बट आपके केस के बाद तो वो भी डर गए होंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी में भी एक तशवीश तो है कि अगर आप इस जो केस की कोई जजमेंट आती है और इज इट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो शायद माजी के ऊपर भी इसका इतलाक हो। देखिए, ये जो केस है ये इस बात का तयन कर देगा कि क्या हमारे आइन के अंदर हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बगैर अमेंडमेंट के ऐड कर सकते हैं अपनी फ्री विल के मुताबिक, और हम आर्टिकल 6 के मुर्तकब की भी ना हो। क्या हम आइंदा भी इस तरह की जो इन्वेंशंस जो है विदाउट ब्रिंगिंग अ प्रॉपर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और उसको कोई नहीं पूछेगा? इट डजंट मीन्स कि अगर आवाम नहीं खड़ी हुई तो वो आइन के अंदर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि एक मैटर सब्जेक्ट है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं कि कल जिस तरह के आप कह रहे हैं, शायद मैं मान लेता हूं वही बात सच हो, और कल अदालत भी ये कह दे कि इसमें आइन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। कल डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर इसहाक डार साहब को हटा भी दिया जाता है, बट ये जो एक फैसला किया गया और जितने अरसे वो इस सीट के ऊपर रहेंगे, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? क्या ये बात इसहाक डार साहब के डिस्प्लेसमेंट से खत्म हो जाएगी, या इज इट गोइंग टू गो फर्दर? देखिए, मैं इसहाक डार साहब जो भी एक्शन लेंगे तो जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के पाकिस्तान के तमाम सिविल सर्वेंट्स पे लाजिम होगा कि आर्टिकल 5(2), आर्टिकल 4 और जनरल क्लॉज एक्ट 24A सेक्शन के तहत अ पब्लिक सर्विस इज ड्यूटी बाउंड टू गिव साइन एंड कोइंसिडेंट रीजंस फॉर एनी एक्शन और इनएक्शन। ये 2007 SCMR 1091 की जजमेंट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की। कोई भी सिविल सर्वेंट ऐसे किसी गैर आइनी ओहदे के किसी भी अहकाम को ना मानने का जवाज रखता है। सही है, बट मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। की तरफ चले सर, जाएंगे। मेरा बड़ा सवाल सिंपल है कि क्या इसके ताने बाने वजीर आजम तक भी जाएंगे? वजीर आजम साहब ने क्योंकि नोटिफिकेशन उनकी मर्जी से जारी हुआ, तो एट द एंड अकाउंटेबल तो वो भी हुए। बिल्कुल होंगे, और ये चीज जो है ना सिर्फ वो होंगे बल्कि वो क्योंकि उन्होंने हल्फ कल को वजीर आजम साहब वो तो नहीं कहते जैसे हमारे आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता, बस मेरे ऑफिस अप्रूवल करके भेज दिया, ऐसा कुछ तो नहीं। देखिए, वजीर आजम साहब ने माजरत के साथ उन्होंने ओथ लिया है आर्टिकल 91 के तहत, 91(5) के तहत, दैट आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सही। आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे, प्रिजर्व भी नहीं कर रहे और डिफेंड भी नहीं कर रहे, उसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब आप हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप
सादिक और अमीन भी नहीं आम रहते। तौर पे, सॉरी मेरे पास आखिरी चंद मिनट हैं, मुझे ये बता दें आमतौर पर इस तरह के केसेस का नतीजा कितने अरसे में आ जाता है? क्योंकि अब चलें तो सिंध हाई कोर्ट में, फिर ये चलेगा, मैं कहूँ एक जगह से फैसला आ फिर अगली अदालतों में चलें, हाउ मच टाइम दिस विल टेक? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर तो, और आपको पता है कि इस तरह के मैटर्स में अदालतें भी एक प्रॉपर टाइम लेती हैं। देखिए, पाकिस्तान में अदालतों की मेच्योरिटी इन केसेस से झलकेगी। हमारी अदालतें कितनी मेच्योर हैं, कितनी इंडिपेंडेंट हैं, कितनी इम्पार्शियल हैं, और कितनी powered केस कितनी ये केस और कितनी बाख्तियार हैं, ये केस उसका तयन कर देगा। ये ओपन, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आइन के अंदर आप किसी भी आर्टिकल को दिखा दें, मैं ये पिटीशन विड्रॉ करने तैयार हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आइन ने तफवीज़ किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़ एम्पावर्ड टू गवर्न दिस कंट्री विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो मैं अपनी पिटीशन वापस लेने का पाबंद हूँ। और अगर नहीं है तो वो लोग जिन्होंने ये अहदा तफवीज़ किए बगैर इसको नोटिफाई किया है, वो आर्टिकल 6 के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि आइन के अंदर उसकी सज़ा भी मुतय्यन है। दिस इज गोइंग टू गो फर्दर। आर्टिकल 6 क्यों है? आर्टिकल 6 के लिए whosoever subvert or divert, abrogate, suspend the constitution, वो उसका किस चीज़ के फिर ये बड़े आप जिम्मेदार संगीन होगा। मतलब मामला की बिल्कुल तरह बिल्कुल, निशानदेही कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, नो कमिटी, इवन द रूलर ऑफ द कंट्री कैन नॉट चेंज। पाकिस्तान में मोनार्की नहीं है। सही। पाकिस्तान में आप जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि जो हमारी जमहूरी अक़दार हैं, जो हमारी रवायात हैं, जो इस वक्त रूलिंग क्लास है, वो जब अपना मफाद आता है या अपनी बात आती है, Rightly so. तो वो बिल्कुल एक सेट की तरह उसका आइन को सस्पेंड करके अपनी मर्जी से एक हाँ, ये नोटिफिकेशन कोई कर सेटिया ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। लेकिन तारिक साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में सवाल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे आगे चल के, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि डिप्टी वजीर आजम का जो ओहदा है वो कितना आईनी है। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त सारा मामला जेर समात है। सवाल ज़्यादा कुछ कहा जाना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। लेकिन यकीनी तौर पर इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो आला अदलिया के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फैसला हो सकता है कि इस तरह के फैसलों को या इस तरह के केसेस को किस अंदाज से चलाया जाता है। माजी में पाकिस्तान में जिस तरह से इस तरह के मामला को डील किया गया वो कोई ज़्यादा रोशन मिसाल नहीं है, लेकिन इस बार शायद सिंध हाई कोर्ट के पास या पाकिस्तान की आला अदलिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह के मामला को कम से कम किसी एक डायरेक्शन में इसका फैसला दे दें, ताकि पाकिस्तान में ये जो एक आईनी बहरान जो हमें हर कुछ अरसे बाद नजर आता है, कभी स्पीकर कभी डिप्टी स्पीकर, और इस तरह के मामला में हमने नाज़रीन कितने ही बहरानात का सामना किया, इस तरह के बहरानों के ऊपर काबू पाया जा सके। प्रोग्राम